आज बीसीके का चैप्टर 1 शुरू करेंगे, जिसका पूरा ओवरव्यू ये है, जिसमें डोमेन्स ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ना है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ना है, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसका जो है इन दोनों का डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है। और फिर जो है वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम सोल प्रोप्राइटर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कंपनी पढ़ेंगे। तो हम नोट्स से आपको बताएंगे, इसलिए क्योंकि उससे ज़्यादा आपको आसानी होगी समझने में। तो चलिए, तो देखिए डोमेन कहते किसको है? जुरिस्डिक्शन ऑफ बीसीके, यानी कि जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है? एरिया, एक कवरेज ऑफ बीसीके। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो है उसका कितना एरिया है, कितना वो विस्तार तक है, कहाँ तक फैला हुआ है, किस किस बेसिस पे फैला हुआ है, उसको कहते हैं डोमेन्स। डोमेन्स मतलब सिंपली क्या, उसके जो पार्ट्स हो गए, सब पार्ट्स हो गए, वो डोमेन्स ऑफ बीसीके। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का जहाँ तक एरिया है, जहाँ तक वो डिवाइडेड है, वो हो गया डोमेन्स, ठीक है। तो देखिए, पहला अगर हम देखें उसका एरिया, तो एक्टिविटी के बेस पे हो सकता है। कोई भी बिजनेस का जो नॉलेज होता है, जैसे कि एक्टिविटी पर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कॉमर्स, डोमेस्टिक, फॉरेन, ये सब जो बिजनेस है वो डिवाइडेड है, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी डिवाइडेड है, ठीक है। वैसे ही स्केल भी डिवाइडेड है। स्केल का मतलब क्या है कि कितना क्वांटिटी तक, ठीक है। आप छोटे हैं, बड़े हैं, मीडियम हैं, माइक्रो पर हैं, मैक्रो पर हैं। फिर आता है रीजन भी एक फैक्टर है जो कि बिजनेस का जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है बीसीके का। तो जियोग्राफिक, ठीक है, मतलब रीजन लोकल है, नेशनल है, एमएनसी है या इंटरनेशनल है, तो जियोग्राफिक, ठीक है। वैसे ही ओनरशिप आपका है, प्राइवेट है, पब्लिक है, सोल प्रोप्राइटर है, क्या है, तो ये हो गया ओनरशिप। ये जितने भी सारे हैं ना, वो बिजनेस की ही जो है वो जुरिस्डिक्शन है, एरिया है। वैसे ही मार्केट भी एक एरिया है, क्या है कि उसका साइज कितना है, बड़ा मार्केट है, छोटा मार्केट है, आप कवरेज कितना चाहते हैं। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जिनको डायरेक्टली जो इंटरेस्ट होता है वो फर्म के साथ होता है, ठीक है। मे बी दे आर ओनर, कुछ पार्ट्स उनको दिया गया हो बिजनेस में, तो ऐसे ऐसे लोगों को स्टेक होल्डर कहते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस के बेसिस पे भी हमारा कुछ बिजनेस डिवाइडेड रहता है। जैसे कि अब हम फर्म चला रहे हैं, तो हमारा जो टारगेट होता है, गेन इज योर टारगेट, ठीक है। एज ए फर्म हमारा टारगेट क्या होता है? गेन। तो ये भी एक बिजनेस ही है, लेकिन हम सोसाइटी की भी केयर करते हैं साथ में। वैसे ही कंसर्न किस किस बेसिस पे? तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। वही पहले हम अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं कि पहले हमारा बिजनेस ठहर जाए, मेरा टिक जाए कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद सोचते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट हो जाए बहुत दिन से, फिर सोचते हैं कि ग्रोथ हो, पूरा बिजनेस अलग तक फैल जाए। और फोकस कहाँ होता है? एम फोकस पे, मतलब टारगेट पे, ठीक है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ना, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वो सारे पढ़ रहे हैं कि टाइप्स, जो जुरिस्डिक्शन, जो एरिया कवरेज है एक बिजनेस का, ठीक है। वैसे ही एक और जो डोमेन है वो है मोड, मतलब कैसे जो है हमारा फर्म जो गुड्स प्रोवाइड करना है और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किस वे से, किस ट्रांसपोर्टेशन वे से वो प्रोवाइड कर रहा है। क्या वो ऑनलाइन कर रहा है, ऑफलाइन कर रहा है, बस से कर रहा है, किस चीज़ से। ये भी एक प्रकार का हो गया डोमेन ही, यानी कि वो भी एक उसके सब पार्ट्स हैं। अंडरलाइंग डिसिप्लिन्स, योर डिसिप्लिन मतलब आप कैसे रह रहे हैं, लॉफुली है, कंटिन्यूटी है कि नहीं है, सर्विस दे रहे हैं, ये सब जो है अंडरलाइंग डिसिप्लिन्स है। वैसे अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो बिजनेस का आप ही सोचिए क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का। ये बहुत वास्ट है, ठीक है। वास्ट क्यों है? इसकी देखिए, अगर आप रिटेलर हैं, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे स्कूप हैं। क्या स्कूप है? आप डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, शॉप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वीकली शॉप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एज ए रिटेलर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो ये भी तो बिजनेस है, रिटेल भी तो बिजनेस है, तो बेसिक ये भी वास्ट है। वैसे अगर हम होलसेलर की बात करें तो होलसेलर भी क्या करता है, गुड्स को पहले वो उसके पास आएगी, मतलब वो मैन्युफैक्चर करेगा, उसके बाद वो लार्ज बल्क में उनको स्टोर करके रखेगा, ठीक है। उसके बाद वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी काम हो रिटेलर को देना, इंटरमीडियरीज को, वो सब कुछ करता है, ठीक है। ऑनलाइन प्रोवाइड है, ऑफलाइन प्रोवाइड करना। तो बीसी के क्या है, बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ा टर्म है, ये वास्ट है, मतलब ये बहुत बड़ा चीज़ है। एक जगह से दूसरे जगह में इसमें काफ़ी फैलाव है, ठीक है। वैसे ही बीसी के जी मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब बहुत कुछ इसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है। ये क्या करता है? एक स्ट्रैटेजी के थ्रू सब कुछ मैनेज करता है। कंपनी करके इट कंप्राइजेज मेनी थिंग्स एज माइक्रो एंड मैक्रो अफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। करके छोटी और बड़ी चीज़ें हर चीज़ पे ध्यान देता है, ठीक है। हर चीज़ पे इसका फोकस हो, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हो या मैक्रो लेवल पे। बीसी के वोकैबुलरी हैव बीन केम फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। हाँ, बीसी के जो है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो
अदर सब्जेक्ट से लिया गया है। बीसीके का मतलब समझिए बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, यानी कि ये क्या है, इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी शब्द जो है उससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो वर्ड स्ट्रैटेजी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मिलिट्री से लिया गया है, ठीक है। जस्ट लाइक आर्मीज मेक सम पीस ऑफ डिसीजंस टू अचीव दियर टारगेट। देखिए कह रहा है कि जो हमारा बीसीके है, बीसीके जैसे एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करते हैं बीसीके में, कैसे, जैसे एक आर्मी स्ट्रैटेजी करता है ना, बिल्कुल उसी तरह बीसीके में भी हम स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करते हैं कि हमें क्या क्या हमारा मार्केट है, जो टारगेट है वहाँ पे हमें गुड्स पहुँचाना है, कहाँ का हमारा डिमांड ज़्यादा है। जैसे एक आर्मी टारगेट करता है ना, कहाँ 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 हमें पुलिस अच्छे से रखनी चाहिए, कहाँ हमारी फोर्सेज ज़्यादा होनी चाहिए, तो वैसे ही बीसीके में भी हम सोच रहे हैं कि कहाँ हमें गुड्स ज़्यादा रखना है, हमें स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो एक कंपेरिजन हो गया बीसीके का कि स्ट्रैटेजी से या फिर आर्मी से आप कह सकते हैं। दूसरा लॉजिक से, देखिए ओरिजिनल डिसिप्लिन इज अगेन मिलिट्री। देखिए इसको भी अगर लॉजिक्स की भी बात करें तो मिलिट्री से इस बीसीके को कंपेयर किया जा सकता है, वेयर इट इज़ यूज्ड। क्योंकि मिलिट्री में क्या होता है कि सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक है। मिलिट्री में क्या है कि आप इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, गोली बंदूक बारूद जो भी हो आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बीसीके भी है। बीसीके में क्या है, आपको मूवमेंट ऑफ पावर, रॉ मटेरियल, ये सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है सही समय पे, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग होगा। अब मान लीजिए बूम कंडीशन है, मतलब जो हमारी मार्केट है वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है गुड्स की, और वहाँ पे हम रॉ मटेरियल ये सब नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा तो मैन्युफैक्चरिंग जो है या फिर प्रोडक्शन हाई तो होगा नहीं, और हाई नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगी। तो वैसे ही जिस तरीके से पुलिस जो होते हैं, पुलिस फोर्सेज, उनको प्रोवाइड किया जाता है क्या, पिस्टल्स, बॉम्ब्स, ये सब, ये रेडी रहना। तो वैसे ही बिजनेस में भी, बीसीके में भी क्या है कि रॉ मटेरियल ये सब प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ आपको रेडी रहना है, ठीक है। तो दोनों काफ़ी सिमिलर है। अब देखिए बुल्स और बियर्स। देखिए बुल मतलब क्या, सांड, बिल्कुल, और बियर्स भालू। तो देखिए सांड जो होता है ना हमेशा टाइट रहता है, ठीक है, और भालू को आप देखे होंगे थोड़ा सा झुका हुआ नीचे की तरफ। तो बुल्स का मतलब क्या है कि जैसे बुल जो है वो एक जानवर है और अपने दुश्मनों को ऐसा माना जाता है कि वो उठाकर फेंक देता है बाहर, ठीक है। तो बुल्स का मतलब ये है कि जहाँ पे प्राइसेज हाई हो, ठीक है, आपको ग्रोथ होने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो आपके पास, ठीक है, ग्रो करने की, वो बुल्स हो गया। अब बियर क्या हो गया कि जहाँ पे आप खुद दबने की परिस्थिति में हो, मतलब आपके पास लॉसेज हो रहे हो, ग्रो होने की कोई भी चांसेस नहीं है, तो ये बियर हो गया, ठीक है। बुल्स का मतलब ग्रोइंग, बियर्स का मतलब कि जो भी डिमोलिशन होता है या आप नीचे गिरते हैं वो बियर्स, मतलब प्राइसेज लो हो गए, स्टॉक प्राइसेज लो हो गए आपके, आप ग्रो नहीं कर सकते, तो ये हो गया बियर और बुल का मतलब, ठीक है। अब देखिए बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमेशा चेंज होने की कगार पर रहता है। अब आप ही बताइए, कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं बिजनेस में जिसे आप डायरेक्टली कोई मेथड लगाकर नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। ये हमेशा चेंज होते रहता है, नई नई परिस्थितियाँ आपको बिजनेस में आएंगी और बिजनेस उसको टैकल करके ग्रो करते जाता है, ठीक है। पहले कुछ और मेथड अप्लाई होता था, अब कुछ और हो रहा है, थोड़ा सा अब क्या है कि इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस बड़ा हो जा रहा है, तो सब कुछ यहाँ पे देखा जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि बीसीके जो है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो हमारा है वो हमेशा चेंज होते रहता है और ग्रो करते रहता है, और ये वैरी करता है बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंपनी, बिल्कुल हमेशा ये बदलते रहता है। आगे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर सीए। अब बताइए बिजनेस का नॉलेज के लिए कैसे इंपॉर्टेंस है। देखिए जैसे ही बिजनेस की नॉलेज होती है, सीए क्या करता है, उसको इंटरप्रीट करके जो भी टैक्सेशन होता है, अकाउंटिंग होता है, ये सब कुछ अपने नॉलेज के बेस पे करता है। जैसे कि गुड्स की वैल्यूएशन करना हो, जो भी कर रहा हो वो खुद के नॉलेज पे करता है, तो बीसीके यहाँ पर उसको हेल्प करता है। जैसे बीसीके का अगर उसके पास नॉलेज है तो वो क्या क्या कर सकता है, वो ऑडिट कर सकता है, ठीक है, ऑडिटिंग कर सकता है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो वो कर सकता है। वो ईजिली डिटेक्ट कर सकता है क्या थ्रेट है, क्या अपॉर्चुनिटी है एक कंपनी के लिए, ठीक है। सीए क्या करता है कि फाइनेंशियल रीजन में जो भी फॉल्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस सबको डिटेक्ट कर कर आपको बता देगा, ठीक है। सीए मस्ट नॉलेज ऑफ, इनके पास नॉलेज होता है इनकम का, एक्सपेंस का, गुड्स का, ऑपरेशन का, हर चीज़ का उनके पास जो है वो नॉलेज होता है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स हैं, और क्योंकि ये जो हमारा बीसीके का पेपर है वो तो टोटली एमसीक्यू बेस्ड है, तो इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो आसानी से आप वहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड आएंगे तो आप बना देंगे, ठीक है। अब देखिए टिप्स टू इन्हेंस बीसीके। अब क्या क्या टिप्स है जिसके थ्रू हम बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। सेल्फ एश्योरेंस मतलब देखिए अ लॉट ऑफ बिजनेस अकर्स इन सराउंडिंग, ठीक है, हमारे जो सराउंडिंग में है वो बहुत सारे बिजनेस होते हैं, ठीक है,
हम उनको देखते हैं और उनको समझते हैं, चाहे वो लोकल पे हो या हायर पे हो, तो हम उस जो भी बिजनेस हमारे सराउंडिंग हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसको हम समझते हैं, ठीक। और हम उन्हें खुद इस पे उनको ग्रैब कर देते हैं कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है, ये थ्रेट है, मतलब जो भी जैसे हमको उनको समझना हो समझ लेते हैं। तो ये हो गया सेल्फ एश्योरेंस, मतलब एक तो कि खुद ही आप सब कुछ समझिए, ये हो गया सेल्फ एश्योरेंस। आगे देखिए, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट अ हैंडीकैप। कह रहा है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, क्या वो भी बीसीके का जो है वो मतलब रखता है, उसकी कैपेसिटी बिल्कुल रखता है। आप मान लीजिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लड़का हो, कोई बायोलॉजी से पढ़ा हो, तो क्या उसकी स्ट्रैटेजी नहीं होती, उसकी वोकैबुलरी नहीं होती? होती है, उसकी फील्ड अलग है, लेकिन ये सब तो होता है उसके पास भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैकग्राउंड वाले ही इसको यूज कर सकते हैं और नॉन बैकग्राउंड वाले जो हैं वो इसके आगे हैंडीकैप्ड हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग भी बीसीके का यूज बहुत अच्छे तरीके से अपने फील्ड में करते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस आर द बेस्ट गाइड्स। अब बताइए, किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम ऐसे अराइज हो रहा है, ठीक है, तो जब आप उस चीज़ को समझ लेते हैं तो काफ़ी आपके लिए आसान हो जाता है उसका सोल्यूशन ढूंढना। एक बार आप समझ गए तो आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगली बार अगर वो प्रॉब्लम अराइज होता है तो आप उसको इजीली डिटेक्ट कर लेंगे। सिंपल सी बात है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को समझ चुके कि हाँ कैसे गलती हो रहा है। हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम जित इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसको हमेशा स्कैन करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए। और हाँ, डेली बेसिस पे अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर टीवी फ़ोन, जिससे भी हमें जो भी तरीके जो पता चलते हो हमें बिजनेस करने की, वो सब अगर लें तो उससे हमें एक्सपीरियंस मिल सकता है और ये सब एक गाइडेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। मिथ ऑफ 6 ऑनेस्ट। अब कह रहा है कि 6 ऑनेस्ट जो है, 6 ऑनेस्ट सर्वेंट्स, कि व्हाट आर यू डूइंग, वाई आर यू डूइंग, बहुत सारा है, व्हेन यू आर डूइंग, वी आर डूइंग, दे टेल अस एंड टीच अस। ये जितने भी हैं ना, ये जो टर्म्स लिखे हुए, इसको अगर आप माइंड में एक बार लगा कर किसी चीज़ पे आप अप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमें क्या क्या भी सीखने की जरूरत है। जैसे कि कुछ हो रहा है तो हम देखेंगे और सोचेंगे कि आखिर वो कर क्या रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब पूछ भी सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मन में पूछे या उससे पूछे। वो क्यों कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है, और वो कब कर रहा है, वो कौन है, ये सब कुछ मतलब हम पता करके अपने माइंड में एनालाइज करके उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ ये जवाब हमको मिला, ये नॉलेज हमको मिली। ये कौन लिखे थे? रूडयार्ड किपलिंग, जो ये दिए हुए हैं 6 मिथ, जो भी इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट लीड टू परफेक्शन। अब बार बार किसी चीज़ की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिजनेस में बार बार हम अपना माइंड लगा रहे हैं कि हाँ कि ये कैसे होगा सोल्व, वो कैसे सोल्व होगा, उसकी क्या प्रॉब्लम होगी, और धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। ये सबसे क्या होता है? परफेक्शन। हम उस चीज़ में जो है वो लीडर बन जाते हैं, ठीक है। अब फाइनली टर्म पे आइए, ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्या है कि जो भी आप काम खुद को कमाने के लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, या फिर कुछ ऐसा आप काम करते हैं जिससे आपको प्रॉफिट ना हो रहा हो। इंसान दो प्रकार के काम करता है जीवन में, एक जो कि बिना प्रॉफिट के, जैसे फैमिली को संभालना, किसी की मदद करना, चैरिटी शो करना, ठीक है, और एक करता है वो काम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो ये दो प्रकार की एक्टिविटी करता है। तो पहली एक्टिविटी है कि एक्टिविटी विच आर प्रैक्टिस्ड फॉर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के लिए किया गया हो ना, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? कि एक्टिविटीज विच एम्स टू गिव सर्विसेज, जिसकी मतलब यही होती है कि सर्विस देना, मदद करना, ये नहीं कि उससे प्रॉफिट करना। यानी प्रॉफिट करना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट न करना, ठीक है, कोई भी काम जिससे प्रॉफिट ना हो। अब देखिए इकोनॉमिक क्या है? एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स इन प्रोडक्शन विद एम्स टू सेल और मैन्युफैक्चर। हाँ, इकोनॉमिक का मतलब यही है ना कि जो भी एक्टिविटी है जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हम उसको सेल करने के लिए हो सकता है, या फिर उसको मैन्युफैक्चर करें और मैन्युफैक्चर करके ट्रेड कर दें। तो ये जो है वो इकोनॉमिक की डिफिनेशन होती है। अब देखिए कंजप्शन। देखिए हम इकोनॉमी में होता क्या है कि हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं जितना हमारा पैसे है उसके तहत, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? ये एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों एक्टिविटी है? अब कंज्यूम करने के लिए हम कुछ पैसे देते हैं, तो ये क्या हो गया? एक्टिविटी हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए वैसे ही सेविंग है, हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसे बचाते हैं। सिंपल सा वही मतलब है कि हम पैसे बचाते हैं अपने कुछ अलग रख के, ठीक है। और क्या है कि इस सेविंग को हम क्या करते हैं, कुछ पैसे बचाकर बैंक में रखते हैं, और बैंक क्या करता है, उसी पैसे को किसी और को देता है बिजनेस करने को, ठीक है।
तो ये सेविंग का मतलब है। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट इनकम। हाँ, अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ पैसे के लिए हम कुछ धंधा कर रहे हैं, तो इनकम जनरेट होता ही है, हमारा प्रॉफिट होता है उससे, इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? प्रोडक्टिव है। अब फार्मिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं पैसे के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी कुछ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लेबर प्रोवाइड करना भी एक प्रकार का जो है वो प्रोडक्शन ही है। वैसे ही फार्मिंग अगर हम कर रहे हैं तो ये भी एक प्रोडक्शन, अकाउंटेंसी कर रहे हैं उससे भी जो है वो प्रोडक्शन है, हम बुक्स ये सब प्रिपेयर करते हैं, तो ये सब जो है इसकी मतलब है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। और देखिए, यू कैन गिव ग्रेन फॉर ग्रेन वाइल प्रोडक्शन, ठीक है, अगर आप प्रोड्यूस किए हैं कोई चीज़ तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इसकी सिंपल सा मतलब है कि यू कैन गिव ग्रेन फॉर ग्रेन, मतलब धन के बदले धन, वाइल प्रोडक्शन। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट फुली डिपेंडेंट अपॉन द मॉनेटरी टर्म्स ओनली। मतलब समझिए कि ऐसा नहीं है कि कुछ आप पैसे में ही लेन देन कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आप सामान को एक्सचेंज भी कर रहे हैं ना, मान लीजिए बाटर सिस्टम की तरह, अगर हम कुछ उसको दे रहे हैं वो हमको दे रहा है, तो वो भी एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि फ़ायदा ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। हम आप काम किए, हम आपको सामान दे दिए, ठीक है, तो वो भी मेरे लिए फ़ायदा है, जिसको मिला उसके लिए तो वो फ़ायदा ही हुआ। तो कोई ज़रूरी नहीं कि पैसे के रूप में ही सब कुछ दिया जाए, ठीक है। बिना पैसे के दिए भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं उसको। अब ऐसा नहीं है कि कोई काम किया आप पैसे दे तभी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आप उसको कुछ धान देते हैं या कुछ भी दे देते हैं तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो यही सिंपल सा लिखा हुआ था कि आप धान के बदले धान भी दे सकते हैं, काम के बदले भी धान दे सकते हैं, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्विस के लिए काम नहीं किया गया है, सिर्फ फ्री में काम नहीं किया गया है। आगे देखिए, कंज्यूमिंग क्रिएट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिल्कुल, अब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो पैसे तो देंगे ही, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, वेल्थ है, जो हम पैसे रखते हैं, ये प्रॉफिट क्रिएट करता है, हाँ, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बिजनेस क्या है भाई? देखिए, बिजनेस में क्या है कि हम खुद इस चीज़ का रिस्क लेते हैं, ठीक है, खुद ओनर बनते हैं और जो है वो प्रॉफिट शेयर करते हैं खुद ही एक लार्ज अमाउंट पे। तो ये क्या है? ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हम प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ट्रेड ऑफ गुड्स करते हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सब कुछ हम बिजनेस में करते हैं, ठीक है। सिंपल सा मतलब है कि बिजनेस क्या क्या इंक्लूड करता है? बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग या सर्विसेज, कुछ भी, या मैन्युफैक्चरिंग भी। तो ये हमारा क्या है? ये बिजनेस हो गया। अब ये सब हम क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए, तो इसलिए वो क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी, सब कुछ में अगर वो बिजनेस कर रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज डन टू सर्वाइव एंड सो इट डजंट कम अंडर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री में क्यों नहीं आता? इंडस्ट्री क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, जितने भी सारे फॉर्म्स होते हैं ना, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रीज। तो कह रहा है कि एग्रीकल्चर नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। टैक्स नहीं देना पड़ता। एग्रीकल्चर पे कौन सा टैक्स? अगर कोई फार्मिंग करे तो टैक्स थोड़ा ही देगा कि हाँ एग्रीकल्चरल टैक्स है, नहीं। बट देयर प्रोडक्ट्स आर इंडस्ट्रियल एज दे आर यूज्ड बाय फर्म्स। लेकिन उनके जो प्रोडक्शन होती हैं, जो भी हो, धान हो, चावल हो, जो प्रोड्यूस होता है वो तो भाई इंडस्ट्री यूज करेगी ही, ठीक है। हम यूज करती है ना, तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो ही गए। मतलब सिंपल सा है कि एग्रीकल्चर सिर्फ जीने के लिए लोग करते हैं, ठीक है। जो भी किसान होते हैं वो सर्वाइव करने के लिए, तो सर्वाइव के लिए जब अगर वो एग्रीकल्चर सर्विस के लिए कर रहे हैं, एक तरीके से खुद को सर्वाइव करने के लिए समझिए, तो इंडस्ट्री में तो ये आएगा नहीं। इंडस्ट्री किसे कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा फर्म होते हैं ना, बहुत सारा, उनके कॉम्बिनेशन को, एक जो दो सभी कंबाइन हो गए फॉर्म्स, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है, सभी पार्टनरशिप फॉर्म्स अगर टुगेदर आ जाएंगे तो वो इंडस्ट्री फॉर्म हो जाएगा। तो ये इंडस्ट्री थोड़ा ही एग्रीकल्चर कोई नहीं, ये तो बस सर्वाइवल के लिए किया जाता है, तो इसलिए इंडस्ट्री में नहीं आता। लेकिन इसके प्रोडक्ट्स जो है वो इंडस्ट्री में ही आते हैं। क्यों? धान, मतलब मान लीजिए भेजा गया, ठीक है, इंडस्ट्री में वो पहुंचा, या फिर बहुत सारे फर्म्स हैं जो धान की काम कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री कहलाया जाएगा, ठीक है। दे मस्ट पॉज रेगुलरली, ठीक, ये रेगुलर होनी चाहिए। बिजनेस क्या होता है? वो रेगुलर नेचर का होता है, ठीक है। इफ़ यू सेल और डू आइसोलेटेड वन टाइम ट्रांजेक्शन देन इट इज़ नॉट बिजनेस। अगर आप किसी चीज़ को बेचते हैं एक ही बार, आप उस चीज़ का धंधा नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को एक बार अगर आप बेच रहे हैं तो ये बिजनेस नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको उस चीज़ में बार बार करना होगा ना वो काम।
अगर आप एक बार कर रहे हैं तो बिजनेस थोड़े ही है, वो बिजनेस नहीं है। अगर एक बार बेच कर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस नहीं है। यू मस्ट मेंटेन रेगुलरिटी फॉर बीइंग अ बिजनेस। अगर एक बिजनेस को आपको मेंटेन करना है, एक बिजनेस की तरह देखना है, तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है और रोज उस चीज़ को बेचना होगा। वन टाइम अर्निंग और प्रोडक्शन डू नॉट पॉजेज बिजनेस। एक बार अगर आप प्रोड्यूस कर लिए या फिर मैन्युफैक्चर जो भी करना है आप किए, तो वो बिजनेस नहीं कहलाता है। बिजनेस का मतलब है लॉन्ग टर्म और रेगुलरिटी। आगे देखिए फ्रॉम मीडियम पर्सपेक्टिव, रिटेल है। आप देखिए मीडियम अगर क्षेत्र की बात करें तो रिटेल है, आईटी है, फर्म्स है, ईटीसी। और नैरो पर्सपेक्टिव की बात करें तो सिंगल ओविंग फर्म, ठीक है, जैसे कि कोई एक ही इंसान है जो इसको हैंडल कर रहा हो, तो ये छोटा कॉन्सेप्ट हो गया। थोड़ा सा मिडिल कॉन्सेप्ट जो है वो रिटेल, ये सब आ गया। तो ये सब बिजनेस है। इसका मतलब नहीं कि आप ये नहीं कि आप बहुत बड़ा चीज़ बेचें 10 लाख में लेकिन एक ही बार बेचें तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। लेकिन उसी 10 लाख की कुछ आपके पास बहुत सारे गुड्स हैं, आप धीरे धीरे कर बेचते हैं, रेगुलर बेचते हैं, तब आपको जो है वो कहा जाएगा कि ये बिजनेस है। बिजनेस मतलब वन टाइम नहीं, लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब देखिए बिजनेस इज डिफर फ्रॉम अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशंस। बिजनेस अदर ऑक्यूपेशन से अलग है। क्यों है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सम अदर इकोनॉमिक एक्ट्स, ठीक है, एक्ट्स से अलग है। यू हैव बीन कंप्लीटेड योर सीए एंड नाउ यू हैव 3 ऑप्शंस। मान लीजिए कि आप जो है वो सीए आप कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस आपको बताना है कि बिजनेस कैसे अलग है 3 चीज़ों से। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में डिफरेंस बताऊंगा। करके मान लीजिए कि आप सीए कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। क्या क्या है? पहला तो एम्प्लॉयमेंट, आप कहीं नौकरी कर लें उसके जगह पे जाके, ठीक है। एक होता है लोअर लेवल पे जो आप एम्प्लॉय होते हैं तो उसी को एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरा होता है प्रोफेशन, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक प्रोफेशनल एज पर योर डिग्री प्रोफेशन वैसा ही इंस्टीट्यूशन दिया जाता है, ठीक है, जैसा आप पढ़े लिखे वैसे ही। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या है, यहाँ पे तो आप लोअर लेवल पे काम करेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको काम करना है। लेकिन प्रोफेशन में क्या है कि आप काम करते हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें रिस्पेक्ट होता है, आप प्रोफेशनलिस्ट होते हैं इस चीज़ में, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन से पास आउट रहते हैं तो प्रोफेशन उसी को कहते हैं। इसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। इस एम्प्लॉयमेंट में कौन सी डिग्री भाई? मजदूरी में कौन सा डिग्री होता है? लेकिन उन दोनों की बात करें तो उन दोनों में तो मान लीजिए कि जो भी था उधर हम एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन देखें कि दोनों में हमको काम करना है, ठीक है, किसी और के जगह पे। एक में था कि इंस्टीट्यूशन पे अच्छे से काम करेंगे, थोड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा, और एक था कि नहीं हम लोअर लेवल पे काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट था वो। लेकिन बिजनेस क्या है, उन दोनों से अलग है। क्या है इसमें कि यहाँ पे आप खुद का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप बात करें तो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन जो भी, विदाउट गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन डिग्री, मतलब आप जॉब के लिए भी नहीं जाते हैं। मान लीजिए आप सीए कंप्लीट कर लिए, आप जॉब के लिए नहीं गए, ठीक है, आप डिग्री के अनुसार प्रोफेशन भी नहीं लिए, आप अपना खुद का बिजनेस चालू किए, तो वो हो गया बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में मेजर डिफरेंस यही है। बिजनेस आप खुद के लिए करते हैं, यहाँ पर टोटल ओनरशिप आपके पास है। प्रोफेशन में क्या है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर आप काम करते हैं, थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि आप लोअर लेवल पे काम करते हैं और यहाँ पे रिस्पेक्ट उतना नहीं मिलता। इन दिस वे बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन एंड अदर इकोनॉमिक एक्ट्स। और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी हैं उनसे इस प्रकार वो डिफरेंट है। यहाँ पे ओनरशिप आपके हाथ में होती है, टोटल प्रॉफिट हो या लॉस हो जो भी। देखिए बिजनेस इंक्लूड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री किसे कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारे फर्म्स एक साथ काम करते हो, ठीक है, बहुत सारे फर्म्स हैं जो प्रॉफिट लॉस शेयर करती है, वो एक साथ काम करें। वैसे ही ट्रेड क्या है? ट्रेडिंग में क्या है कि हम कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, हमारा बिजनेस तो है लेकिन किस चीज़ का बिजनेस है? हम परचेज करेंगे सामान को और हम सेल कर देंगे, ठीक है, यही हमारा काम है। इंडस्ट्री में क्या था कि बहुत सारे फर्म्स बिजनेस एक साथ आ जाती है, ठीक है, तो उसे इंडस्ट्री कर देते हैं। ट्रेड में क्या है कि ये भी एक प्रकार का बिजनेस है जिसमें हम खुद ओनर होते हैं और क्या करते हैं कि सामान को लेते हैं और बेचते हैं, हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और वैसे ही कॉमर्स है। कॉमर्स क्या है कि सपोर्टिंग सर्विसेज जो होती हैं जी, उससे हम कॉमर्स, जिसमें ट्रेड कह दिए, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो होता है वो कॉमर्स में आता है, ठीक है। अब देखिए कुछ इंडस्ट्री है जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इसमें होती हैं। ऑयल इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चरल सेल्फ क्या है इसमें? सेल्फ कंजप्शन, नॉट अ बिजनेस। अगर आप कोई एग्रीकल्चर कर रहे हैं खुद की कंजप्शन के लिए तो क्या वो बिजनेस है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट होगा नहीं, आप खुद ही कंज्यूम कर ले रहे हैं। मतलब आप जो सेल्फ यानी कि खुद के लिए करें बिना प्रॉफिट के तो वो बिजनेस नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर तो आप खुद कर रहे हैं लेकिन खुद ही खा जा रहे हैं, बेचे ही नहीं कुछ, तो ये क्या एक बिजनेस है? बिल्कुल नहीं। अगर उस चीज़ को आप बेचते, आपका इंडस्ट्री होता, आप उस चीज़ को एक फर्म की तरह आप एस्टैब्लिश्ड रहते, उसको बेचते,
तो ये होता है बिजनेस, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस नहीं है। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट क्या है। देखिए पहला फैक्टर एम्प्लॉयमेंट ही पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक वर्कर जो है वो काम करता है, उसे सैलरी या वेजेज मिलता है, ठीक ठीक है। इसमें क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जो आपका एक मालिक होगा उसके और आपके बीच में। इसमें क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको कुछ इंटरव्यूज हो सकता है देना पड़े, लेकिन छोटा ही, ठीक है। और इसमें क्या है कि कंपेंसेशन, यानी कि जो आपको सैलरी या वेजेस हैं देना है वो फिक्स होता है, ठीक है। आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि हाँ इतना देंगे इतना देंगे, आप मान गए, उस लायक आप हैं, आपका फिक्स कर दिया कि इतना अमाउंट देंगे भाई, ठीक, और वो आपको काम पे लगा देगा, ठीक है। लेकिन और भी इसकी बातें हैं। योर टाइम इज फिक्स्ड हेयर, आपकी टाइम फिक्स होती है यहाँ, ठीक है। फ्रेशर्स रिक्वायर क्वालिफिकेशन, अगर आप शुरू बार आए हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन कुछ होनी चाहिए। प्रमोशन अकरेंस आफ्टर लिमिट, कुछ समय के बाद प्रमोशन जो है अकर होता है, ठीक है, लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम होती है। अब देखिए ऐसे ही अगर एम्प्लॉयमेंट पढ़नी है तो प्रोफेशन की बात करेंगे। इसमें स्पेशलाइज्ड नेचर इन एनी पार्टिकुलर फील्ड्स लाइक सीए। मान लीजिए कि इसमें क्या होता है, उसमें तो अब कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में कौन सी स्पेशलाइजेशन होती है, कुछ नहीं, आपको काम करना है, उस लायक आप हैं तो चलिए कीजिए। लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है, यहाँ पे आपको उस चीज़ का नॉलेज होता है, जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, जिस सेक्टर में एज ए पर्सन आपको वहाँ की बहुत नॉलेज होती है। जैसे कि आप सीए हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स, आपको टोटल पता है, अकाउंटिंग क्या होती है, टैक्सेशन क्या है, सब कुछ पता है, उसमें आप स्पेशलाइज्ड है, तो प्रोफेशन में स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। और क्या होता है कि आपको वहाँ पे कोड एंड कंडक्ट आपको फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होती है जिससे आपको फॉलो करना ही है। जैसे कि आईसीआई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है, तो सारे सीए उसको फॉलो करते हैं, जितने भी सीए हैं वो सबको ही फॉलो करते हैं। यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आपके पास सर्टिफिकेट रहता है प्रैक्टिस का, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में होता है नहीं, वो तो डायरेक्ट होता है। यू हैव क्या है, यू सर्व द पीपल, आप सर्विस देते हैं पीपल को, समझिए। यू मस्ट बी प्रोफेशनल, ठीक है, यू मस्ट बी परफेक्शनल है, परफेक्शनल, आप परफेक्शन होनी चाहिए जिस सेक्टर में आप है, ठीक। आपको सीए का काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटेंट की, ठीक है। परफेक्शनिज्म क्या है, परफेक्शनिज्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। यहाँ पे क्या है कि आपके अंदर परफेक्शनिज्म होता है, आप परफेक्ट होते हैं उस चीज़ में। दे वर्क फॉर मनी एग्रेसिवली, बिल्कुल। अगर आप एक प्रोफेशनलिस्ट हैं तो आप बहुत हार्ड काम करते हैं, किस चीज़ के लिए, थोड़ा सा अमाउंट के लिए, थोड़ा ज़्यादा मिले, दे आर रिस्पेक्टेड, हाँ उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। आप प्रोफेशनल हैं, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं हैं, आप कोई मजदूर नहीं हैं, आप अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आए हैं, ठीक है। अब देखिए तीनों में डिफरेंस, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए बिजनेस में क्या है कि आप ट्रेडिंग करते हैं किसी चीज़ की, या फिर आपका इंडस्ट्री है, जो भी हो, उसमें आप जो है ये चीज़ें फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन में क्या है कि इंडिपेंडेंट, ठीक है, और ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक सीए हैं, ठीक है, तो आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और वो भी कुछ नियम और कानून के अंडर में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आईसीआई कुछ और बोल रहा है करने को, आप कुछ और करें, नहीं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है, आप खुद ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नियम कानून के अंदर होकर आप अपने इंस्टीट्यूशन के अंडर में रहकर आप लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, मदद करें, या फिर जो भी आपको काम दिया गया है गुड्स प्रोवाइड करके वो प्रोवाइड करें। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या है, रेंडरिंग सर्विसेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट सैलरी एंड वेजेस। वहाँ पे सीधे तो कॉन्ट्रैक्ट से चलता है, उसे कोई मतलब नहीं है कि हम कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अलग से मिलेगा, कोई गवर्नमेंट की बॉडी देगी, नहीं। यहाँ पे आपको जो ओनर होगा वो देगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सप्लॉइट भी किए जा सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करते हैं, ठीक है, लीडर के थ्रू नहीं। कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, आपको लोअर लेवल पे रखा गया था, आप लोअर लेवल पे रहेंगे। एंड गेट सैलरी एंड वेजेस, ठीक है, सैलरी वेजेस मिलता है उनको। वैसे ही देखिए इसमें क्या है कि बिजनेस में एंटरप्रेन्योर टेक्स डिसीजन एंड फॉलो लीगल फॉर्मेलिटीज टू बिगिन द बिजनेस। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो है वो सारी डिसीजन लेता है, एंटरप्रेन्योर जो इनोवेटिव जिसे कहते हैं, और वो क्या करता है कि वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करके जो भी रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस स्टार्ट कर देता है। लेकिन प्रोफेशन कैसे स्टार्ट होता है कि सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, कि हाँ आपके पास डिग्री होनी चाहिए कि आप पास हैं कि नहीं, और इंस्टीट्यूशन में आपको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की, इंस्टीट्यूशनल की और डिग्री की। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या ज़रूरत है, नहीं, इन लोगों को तो चुना जाता है, दे आर रिक्रूटेड फॉर वेरियस ऑपरेशंस थ्रू एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उन्हें लाया जाता है। इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई डिग्री से या फिर कोई एंटरप्रेन्योर से कोई लेना देना नहीं होता है। आगे देखिए इनको मिलता क्या है, तो ये बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है।
और अगर प्रोफेशनलिस्ट कुछ काम करते हैं तो आपको फ़ी मिलता है, जैसे प्रोफेसर है कोई तो उसको फ़ी ही मिलता है। और वहीं आप एम्प्लॉयमेंट है, मजदूर है, तो आपको या तो सैलरी दिया जाएगा या फिर वेजेस दिया जाएगा। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है क्या? नहीं। कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ जो 10th पास भी है वो भी बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। MBA चाय वाला बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, हालांकि वो MBA किया, बहुत नॉलेज है उसके पास, लेकिन अगर वो चाहता तो ना किए हुए भी कर सकता था। लेकिन हाँ, उसे बिजनेस की नॉलेज लेनी थी, वो किया सब कुछ, दैट इज़ गुड। और हर कोई नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती बिजनेस करने के लिए, ठीक है। लेकिन वहीं आप कोई प्रोफेशन कर, आप CA बनना चाहते हैं तो वहाँ पे तो है रिक्वायरमेंट कि आपको फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप दोनों क्लियर करके, आपको इंटर्नशिप करके तब आपको फाइनल भी क्लियर करना है, फिर आप CA बनेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन। लेकिन वहीं पे अगर बात करा जाए एम्प्लॉयमेंट की तो बिल्कुल मिनिमम, अगर हम बात करें जीरो तो जीरो के बराबर भी कभी कभी हो जाता है। आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं क्वालिफिकेशन की, और आप जो है एज एन एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनर का रूल चलता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक मालिक हैं किसी बिजनेस के, तो वहाँ पे आपका ही बात चलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप CA हैं तो आपको ICI को रूल मानना पड़ेगा। और अगर आप किसी बिजनेस के अंडर में काम कर रहे हैं नौकर की तरह, तो आपको एम्प्लॉयर की जो रूल है वो मानना पड़ेगा आपको। वैसे ही अगर आप खुद बिजनेस स्टार्ट किए तब आपके पास भाई हैवी रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है भाई। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप किए हैं, ठीक है। आप बिजनेस शुरू किए तो सारा पैसा आपका लगा होगा, हो सकता है वो डूब भी जाए, बिजनेस ना चले, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। लिटिल एक्सपेंस, थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है, ठीक है। आप प्रोफेशन में काम कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में, तो थोड़ा मोटा तो खर्चा होता है, इधर का उधर का, जो भी न्यू चेंजेज आती है उन सब चीज़ का, वैसे देखते हुए थोड़ा सा खर्चा यहाँ पे मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात की जाए तो कुछ होता ही नहीं है। हम एम्प्लॉय हैं, हम क्यों कुछ खर्चा करें भाई? हमें किस चीज़ की खर्चा? मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोफेशनलिस्ट में कुछ पे करना हो, थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन के प्रति फ़ी वगैरह, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा पे नहीं करना है। हम एम्प्लॉय, हम नौकर हैं, हमको क्या किसी को कुछ देना? कुछ नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी वो एक्सपेंस बियर नहीं करते हैं। और बिजनेस में क्या है कि ऑनर को पूरा फ्रीडम है एकदम, मतलब उसके पास छूट है, पूरी राइट है। लेकिन प्रोफेशन में क्या है कि आपके पास छूट है, लेकिन थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि आपको इंस्टीट्यूशन के अंडर में रहना है। आप एक CA हैं तो आपको ICI का रूल फॉलो करना है, ठीक है। CA एक प्रोफेशनल कोर्स है। एम्प्लॉयमेंट कोई फ्रीडम नहीं है, आपको काम करना है, 24 घंटा करना है भाई। कुछ हम नहीं जानते, आपको सामान ढोना है तो ढोना है, आपको ईंट पत्थर ढोना है तो ढोना है। तो आप अगर एम्प्लॉय हैं तो आपको तो वो करना ही पड़ेगा। वैसे देखिए, अगर बिजनेस में प्रॉफिट की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है भी प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जो है वो पब्लिक सर्विस देना है। आपको तो सरकार प्रॉफिट देगी, आपको क्या मतलब? आपको जो काम करना है आप काम कीजिए, आप पब्लिक सर्विस दीजिए, आपको टैक्सेशन कीजिए, पब्लिक सर्विस दीजिए, ठीक है। लोगों को खुश रखिए। और यहाँ पे है ओनली लिवलीहुड, मतलब पैसे जो मिलते हैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और यहाँ पे तो पब्लिक के सपोर्ट के लिए आप कर रहे हैं तो आपको मिलता ही है। और यहाँ पर सिर्फ आपको जीवन जीने तक ही पैसा मिलता है, ठीक है। ओनली लिवलीहुड मतलब थोड़ा स्कोर जो कहें कि माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पर आपको जो पैसा मिलता है वो छोटे लेवल का होता है। अब देखिए, अगर अनसर्टेनिटी की बात करें तो अनसर्टेन है कि आपको प्रॉफिट होगा ही। अगर आप बिजनेस खोले हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इनकम होगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिटर्न कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पैसा ना मिले। अगर आप CA हैं तो हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण आपका पेमेंट लेट आए, ठीक है। तो रिटर्न यहाँ पे थोड़ा सा अनसर्टेन है, मिले ना। लेकिन यहाँ पे जो है ना भाई फिक्स है। हम एम्प्लॉय हैं तो हम जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होंगे, क्योंकि हम प्रोफेशन के थ्रू तो आए ही नहीं हैं, ना ही हम डिग्री के थ्रू आए हैं, हम तो आए हैं डायरेक्ट। तो वहाँ पे तो हम आए हैं किस चीज़ के थ्रू? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डायरेक्टली आए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ फिक्स्ड रिटर्न है कि आपको इतना पैसा मिलेगा आप काम करेंगे तो। लेकिन इन दोनों में फिक्स उतना नहीं। तो इसमें तो बिल्कुल ही फिक्स नहीं रहता कि आपको इनकम होगा। इसमें तो फिक्स है, थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन इसमें तो 100% फिक्स है कि आप अगर मजदूर हैं तो आपको मिलेगा। अब देखिए, परपेचुअलाइजेशन इज अनसर्टेन, कोई जरूरी नहीं है बहुत दिन तक चले, ठीक है। कितने दिन तक चले कुछ पता नहीं है, लेकिन फिक्स रनिंग स्टेबल। यहाँ पे क्या है कि बता दिया जाता है कि 60 साल या 70 साल के बाद जो है वो इंसान जो है वो थोड़ा सा फिजिकली उतना काम नहीं कर सकता, मेंटली, तो प्रोफेशन में वो नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे कहीं कहीं बूढ़े लोग भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेबल है, कंटिन्यूटी है इसमें, अमाउंट जो है ना वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। आप कितने दिन भी आप काम कर सकते हैं एज ए लेबर, वो डिपेंड करता है सामने वाले पे, वो करवाना चाहता है या नहीं। और यहाँ पे क्या है, अब देखिए इंटरेस्ट जो अभी आपके प्रॉफिट है, जहाँ पे हिस्सेदार हैं वो आप किसी और को दे सकते हैं। हम मालिक हैं अभी बिजनेस के, हम अपने बेटे को दे देंगे, ठीक है। हाँ है नहीं अभी तो क्या है, यू कैन ट्रांसफ़र योर इंटरेस्ट। यहाँ पे आप इंटरेस्ट, अपनी प्रॉफिट जो आपका शेयर है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बेटे को। लेकिन क्या आप से खुद हैं, आपके पापा मान लीजिए CA हैं तो आपको CA बना देंगे? नहीं, नहीं बना सकते हैं।
और यहाँ पे भी वैसा, अगर वो नौकर है तो क्या अपने बेटे को नौकर बना देगा? फिर नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकता। तो इन दोनों में तो नहीं बना सकता, लेकिन बिजनेस में बनाया जा सकता है। अब देखिए सेपरेट क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्या क्या क्वालिटी है बिजनेस का जो सबसे अलग बनाता है। ये जॉब क्रिएटर है, जॉब सीकर नहीं है। ये क्रिएट करता है, ये लेता नहीं है, ठीक है। इन बिजनेस यू फर्स्टली थिंक नॉट टू वर्क, आप पहले सोचते हैं बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कि आपको काम नहीं करना है, किसी के अंडर में आपको काम नहीं करना। हाउएवर, जबकि यू वांट समवन टू वर्क अंडर यू, जबकि आप चाहते हैं कि कोई और आपके अंडर काम करे। तो बिजनेस क्या करता है कि आप यहाँ पे जॉब नहीं क्रिएट करता है आपके लिए, ये जॉब किसी और के लिए क्रिएट करता है जो आपके अंडर जॉब करेगा, ठीक है। ये इसका पहला क्वालिटी है। दूसरा, प्रोवाइड्स मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका कंट्रीब्यूशन एक हाई लेवल का होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है कि ये हेल्प करता है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है। आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा। जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस चीज़ से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम भी उसी प्रकार से बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, मॉनेटरी ग्रोथ भी आएगी बिजनेस में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इट शोज ग्रोथ ऑफ क्वालिटी, इनहेरेंट ग्रोथ, ठीक है। आपको जो ग्रोथ होगा वो थोड़ा सा इनहेरेंट होगा, दिखेगा नहीं। शोज क्वालिटी ऑफ लिवलीहुड्स, क्वालिटी जो है ना वो इम्प्रूव कर देगा, इनोवेटिव बना देगा आपको। इनोवेशंस होते हैं ना जो, वो सब कुछ क्यों होता है, वो बिजनेस के कारण ही। कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ नई नई आइडियाज़ आती है, उससे हमारा इनोवेशंस पावर जो है वो इंक्रीज होता है, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। अब देखिए एंटरप्रेन्योर, अब एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क बियर होता है, ठीक है। वो इनोवेटिव भी होता है, नई नई चीज़ लाता है, और क्वालिटी ब्रिंगर या फिर टेकर, जो क्वालिटी वो लाता है प्रोडक्ट्स में, ठीक है। बट बिजनेसमैन इज डिफरेंट फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। अब देखिए एंटरप्रेन्योर से बिजनेसमैन कैसे अलग है। बिजनेस इज इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव। बिजनेस में क्या हम करते हैं, विद स्केल ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट वेरीज, मतलब कितना बड़ा बिजनेस है उसके अनुसार जो है वो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, ठीक है। हैवी और लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आगे देखिए बिजनेस गेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटीज़, मतलब सिंपल सा है, टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। यू इन्वेस्ट एंड रिटर्न इज अनसर्टेन, हम इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन रिटर्न अनसर्टेन होता है हमारा। मे बी दैट यू हैव डिसाइडेड और एक्सपेक्टेड अ रिटर्न पीरियड बट ऑन दैट डे यू गेट नथिंग। आप सोचिए बिजनेस शुरू किया, आप सोचे कि हाँ इस तारीख को, या हो सकता है 30 मार्च को हमें इतना प्रॉफिट हो, लेकिन हो सकता है उस दिन इतना प्रॉफिट ना हो। तो बिजनेस का गेस्टेशन अनसर्टेनिटीज दोनों होती है। अब कि देखिए अनसर्टेनिटीज वो तो होता ही है कि क्या प्रॉफिट होगा, ये होगा, वो तो हम नहीं जानते हैं, ठीक है। और देखिए सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, देखिए क्या है कि बिजनेस सिर्फ, इट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल, ये हैंडल करना आसान नहीं है बिजनेस। यू मेक डिसीजंस, यू डिसाइड रेमुनरेशन, एक्सपेंसेस, रिक्रूटमेंट, आप सब कुछ डिसाइड करते हैं, ये आसान नहीं है, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि बिजनेस आसान है, तो ये नहीं है। इसमें क्या क्या आपको करना है, आपको डिसीजन लेना पड़ता है, आप क्या सैलरी देंगे, क्या रेमुनरेशन देंगे, क्या एक्सपेंसेस बियर करेंगे, आप किसके साथ, क्या है प्रॉमिस है, डे एंड डे सर्विसेज देना है विदाउट डिस्ट्रैक्शन, आपको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है, तो ये सब कुछ करना पड़ता है बिजनेस में। और इस प्रकार वो डिफरेंट भी है एंटरप्रेन्योर से। उसमें एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब है कि जो रिस्क बियर करता है, देखिए जो रिस्क बियर करे, इनोवेटिव आइडिया लाए, क्वालिटी लाइए, लेकिन इतना ही बिजनेस को नहीं करना था। बिजनेसमैन बहुत कुछ करता है, ठीक है, वो ये सब कुछ भी ध्यान रखता है। एम ओरिएंटेड, ये देखिए ये फीचर, एम इज फिक्स्ड, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें क्या करना है बिजनेस में, ये तो फिक्स्ड होता है। एंड देन इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, और इसे फॉलो भी करना है। जो भी इसके पीछे डिसीजन लेना है, हमें जो कुछ भी करना है वो सब कुछ हमें करना रहता है, ठीक है। और क्या है कि यू हैव टू केयर प्रॉफिट एंड क्वालिटी, आपको दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है कि हाँ आप सच में अच्छी चीज़ें बना रहे हैं या नहीं, वहीं आपको प्रॉफिट भी देखना है। आगे देखिए हेयर रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, बिल्कुल वही बात है कि रिस्क भी होता है और अनसर्टेनिटी भी होती है। रिस्क क्यों होता है, हो सकता है प्रॉफिट हो या लॉस हो, नहीं पता है हमें, ठीक है, हम रिस्क ले रहे हैं, हो सकता है लॉस भी हो जाए। इन अनसर्टेनिटी क्यों है, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या होगा, ठीक है, ये कंडीशनल है। डेवलपमेंट टेकर, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट आता है इससे, ओके। तो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन आर डिफरेंट, समझ गए हम सब कुछ की अलग है।
हाँ, बिजनेस क्यों अलग है? बिजनेस हम खुद स्टार्ट करते हैं, हमें प्रॉफिट होता है, टोटल रिस्क हमारे ऊपर है। और वहीं अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, चुपचाप ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एंटर करता है, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, स्ट्रिक्टली कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए और ये काम करता है। लेकिन हाँ, इसको रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ती है। वहीं प्रोफेशन की बात करें तो ये तो काम करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा सा इसे भी फॉलो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रोफेशन के अनुसार उसको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और इसे थोड़ा सा जो है वो इज्जत दी जाती है, जो कि इसे नहीं दी जाती। अब आगे देखिए, ये भी देखें हम कि जॉब क्रिएटर है, जॉब ये क्रिएट करता है, ठीक है, जॉब ये देता है, जॉब लेता नहीं है। इसमें बिजनेसमैन जीडीपी में ग्रोथ में हेल्प करता है, इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, हाँ, अनसर्टेनिटी होती है, रेगुलर प्लान आपको करना पड़ता है और एम भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारी टारगेट क्या है। अगर बात करें टारगेट की तो देखिए, हम मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ही होता है। बिजनेस हम क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए, लेकिन साथ में हम सोशल जो सोसाइटी उसको भी ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा जो लॉज हैं, जुडिशियल लॉ जो होते हैं उनको भी हम ध्यान में रखते हैं। तो आप हर चीज़ के लिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जगह डिपेंडेंट है, ठीक है। मैनी स्टेक होल्डर्स आर देयर, जैसे कि सोसाइटी भी आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट रखती है, आपकी जो भी बिजनेस है उसमें, ठीक है, उनका भी इंगेजमेंट है। कैसे इंगेजमेंट है? कुछ भी आप बना रहे हैं तो उन पर कैसा इम्पैक्ट जा रहा है, सब कुछ रहता है उनका। अब देखिए क्या है, कस्टमर, कंपेटिटर्स और एनी अदर इंटरेस्टेड, हाँ, ये भी इंटरेस्टेड रहते हैं। कस्टमर हो गया, वो भी आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। कंपेटिटर्स है जो और भी आपकी तरह बिजनेस चला रहे हैं, वो आपके बिजनेस को डुबा सकते हैं। ये सब कुछ जो है ना वो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। प्रायोरिटी टू कस्टमर, आपको प्रायोरिटी किसे देना है? कस्टमर को, ठीक है। आप एक बिजनेसमैन है तो आप सोचिए कि आप जो बेचना चाहते हैं वो बिक रहा है कस्टमर को कि नहीं। सिर्फ कंपेटिटर्स को देखने से ही नहीं होता। इफ़ यू वांट टू परफॉर्म देन यू मस्ट हैव बेटर रिटर्न, ठीक है। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म, तो आपके पास अच्छी प्रॉफिट होनी चाहिए, ठीक है। देन यू मस्ट हैव बेटर रिटर्न, आपके पास अच्छी रिटर्न होनी चाहिए, तभी होगा। अब देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव टारगेट, क्या क्या होता है सिंपल छोटा से वर्ड में। इकोनॉमिक अगर हम बात करें क्या क्या एम है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रॉफिट और जीडीपी का ग्रोथ। ऑर्गेनिक की बात करें मतलब केयर करें हम हेल्थ की, ये सब को देखते हुए कुछ भी प्रोवाइड करें। रिजर्वेशन होनी चाहिए, सर्वाइवल, ठीक है। और सोशल समाज की बात करें तो फेवरेबल आउटपुट हम देंगे जिनसे उनको कोई दिक्कत ना हो। लीगल की बात करें, लीगल और एथिकल या फिर इन्वायरमेंटल, तो पोल्यूशन हम कम रखेंगे, लॉफुल हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हो गया फोर्थ ऑब्जेक्टिव। अब देखिए रिस्पॉन्सिबल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। आईटीसी होटल्स लो वेस्टेज गिवर, ये जो है आईटीसी होटल वो बहुत कम वेस्टेज देता है, ठीक है। लेमन ट्री होटल्स गिव एम्प्लॉयमेंट टू चैलेंज द पीपल, ये एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है, टू चैलेंज्ड पीपल। मतलब देखिए चैलेंज्ड मतलब क्या? जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, जो लोग चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, किसी भी तरीके से उनके बॉडी में डिसऑर्डर है, तो उनकी जो है वो मदद करता है। कौन? लेमन ट्री होटल्स, आईटीसी होटल्स। ये सब भी ऑब्जेक्टिव्स है एक बिजनेस का। ये सब कुछ वो करता है, किस लिए करता है? ताकि उसका नाम बढ़े, ठीक है। नाम बढ़ेगा तो उसकी कंपनी भी ग्रो करेगी। अब देखिए द प्लूरलिटीज ऑफ द एम ऑफ बिजनेस, करें कि इसका ब्रॉडर मीनिंग क्या हो सकता है? प्लूरल, ठीक है, प्लूरल मीनिंग कि बिजनेस का टारगेट क्या है। तो देखिए इसका बिजनेस का टारगेट का प्लूरल अगर हम मीनिंग देखें तो इकोनॉमिक, एक तो कि खुद का प्रॉफिट प्लस सोशल रिटर्न, कि समाज उसको कैसे ऑब्जर्व कर रही है उस चीज़ को हम समझें, ठीक है। यू कैन नॉट थिंक ओनली फॉर प्रॉफिट, आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं सोच सकते हैं। आप प्रॉफिट के लिए सोच रहे हैं तो ये तो आपका सिंगुलर हो गया, एक छोटा टर्म। बट यू हैव टू केयर सराउंडिंग, आपको अगल बगल की सोसाइटी का केयर करना है, और ये होता है प्लूरल मीनिंग किसका? बिजनेस के टारगेट का। अब देखिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म्स हैं, कितने टाइप के हैं ये? तो पहला तो साइज पे आता है जिसमें स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, वैसे ही लेवल पाएगा तो माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल, फिर ठीक है इंडस्ट्रियल लेवल, ट्रेड लेवल, ईटीसीज। नेचर की बात करें तो ट्रेड, इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्या है। तो ये हो गया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बिजनेस ओनरशिप इज ए बंडल ऑफ राइट्स। बिजनेस आप अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं। आपके पास क्या है कि ही इज़ प्रायर एज ए बिजनेसमैन, आप
प्रॉफिट की तरह आपको प्रायोरिटी दिया गया है, ठीक है। एज ही इन्वेस्टेड हिज कैपिटल, आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट की तरह सोचते हैं, क्यों? क्योंकि आप टोटल अमाउंट आपका होता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो टोटल पैसे आपके ही होती है, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुकता आपको रहती है। आगे देखिए, ही बियर्स लॉसेज एज वेल, वो लॉसेज भी बियर करता है, ठीक है। राइट तो है, लेकिन लॉसेज क्या क्या है, वो लॉसेज भी बियर करने का उसी को राइट दिया गया है, ठीक है। वो अपना ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी और को मालिक भी बना सकता है, ठीक है। ही कैन इंगेज इन मेनी ऑपरेशन, बहुत ऑपरेशन कुछ कामों में लग सकता है। इंस्पेक्ट बुक्स को चेक कर सकता है वो। ऑन डेथ ऑफ ओनर्स, ऑन डेथ ओनरशिप गेट ट्रांसफर्ड आइदर ऑन विल, करके हो सकता है अगर वो मर जाए बिजनेसमैन तो उसका जो वसीयत है, जो भी उसका बचा हुआ है, वो उसके विल पे, उसके जो उसका जो खुद का सोच है, जो सुझाव है, जिसको वो चाहे उसको वो दे सकता है। क्या दे सकता है वो? अपना बिजनेस, कि किसको हम दे मरने के बाद। देखिए, बिजनेस में बी ओन्ड सिंगली और जॉइंटली, बिजनेस को आप अकेले भी या फिर ज्वाइंटली भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सोल प्रोप्राइटर है। सोल प्रोप्राइटर में क्या है कि एक ही इंसान जो है ना, वो सब कुछ बियर करेगा, प्रॉफिट लॉस जितना है सब कुछ अकेले, कोई अदर्स पार्टीज नहीं। लेकिन वहीं हम बात करें ज्वाइंटली की, जिसमें पार्टनरशिप हम करते हैं, 1 से 2 आदमी आते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में फैमिली का सपोर्ट रहता है, ठीक है। LLP एक्ट है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो आप एक भी, जैसे सोल प्रोप्राइटर भी बिजनेस आप कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग मिलकर भी आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस में बी ऑर्गेनाइज्ड एज प्रोप्राइटरी और एज कॉर्पोरेट कंसर्न, बिल्कुल कोई जुड़ कर हम कर सकते हैं किसी से, या फिर अकेले भी सेल्फ ही हम कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर हम एक साथ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो जो एक्सपेंसेज हैं वो सबका होगा, जो लॉस होगा वो सबका होगा। लेकिन अगर हम अकेले कर रहे हैं तो लॉस सिर्फ हमारा ही है, टोटल प्रॉफिट तो हमारा होगा लेकिन लॉस भी होगा। तो अब देखिए, थोड़ा इसको ब्रॉड में पढ़ते हैं। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पार्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनरशिप। देखिए, सिंगल ओनर एंड इटसेल्फ बॉस, वो खुद ही ओनर होता है बिजनेस का, खुद ही चलाता है, ठीक है। इजी टू फॉर्म एंड दे आर इकोनॉमिक हीरो, आराम से वो बना लेते हैं। अकेले ही ओनर है तो थोड़ा सा छोटा होता है ये बिजनेस, तो अकेले ही फॉर्म कर लेते हैं और खुद की प्रॉफिट के हीरो होते हैं, इकोनॉमिक हीरो। अ स्मॉल स्केल बट ह्यूज कॉर्पोरेट्स इन GDP। अब छोटा सा बिजनेस है तो क्या हुआ, GDP में तो कंट्रीब्यूट करता है, कुछ प्रोडक्ट का जो भी वो वैल्यूएशन कर रहा हो, ठीक है, प्रोड्यूस करके जो भी कर रहा हो, तो GDP में तो उसका भी हाथ है। टुडे रिटेलर्स आर अलॉट, रिटेलर्स क्या होते हैं? सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि टोटल एक दुकान वाला उसी के पास ही टोटल ओनरशिप होता है। ऐसा थोड़ा ही है कि उसके मालिक 10 होते हैं, नहीं। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स हैं यार, आप अकेले फॉर्म तो कर ले रहे हैं आसानी से, टोटल रिस्क आपके पास है, प्रॉफिट आप ही लेंगे, लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या है? देखिए, हो सकता है कि ये रजिस्टर्ड ना हो। अब देखते होंगे जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री होती है, क्या वो रजिस्टर्ड होती है कहीं पे? क्या उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है? नहीं। तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये छोटा होता है, ठीक है। हाँ, आप रजिस्ट्रेशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसका और भी ड्रॉबैक्स देखते हैं। इट इज़ स्मॉल एंड जनरली दे आर लोकल एंड नो एम्प्लॉयज़, कोई एम्प्लॉयज़ नहीं होता है। पुअर ब्रांड होता है एंड नॉट क्लीन, लेकिन क्लीन नहीं ब्रांड होता, ये दिक्कत है। क्या होता है, रिटेलर्स पता नहीं कब कब का सामान ला के रखते हैं, उनका सामान क्वालिटी का नहीं होता है, क्योंकि रिटेलर है, हमको गुड्स कहीं और से मिला है, ठीक है। तो ये जो है, ये सब कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर वो रजिस्टर्ड है लीगली तो अच्छी बात है, लेकिन आप जाएँ लोकल दुकान पे पूछें कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके पास, क्या वो दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो जब वो रजिस्टर्ड नहीं है तो अच्छा नहीं है। वही दूसरी बात कि बहुत छोटा होता है, ठीक है। और जो उसके पास प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी दिनों के होती हैं, उसके पास कोई एम्प्लॉयज़ नहीं होता है जो जल्दी जल्दी काम करे, ब्रांड अच्छे नहीं होते हैं, साफ सफाई नहीं होता है, उनके पास कैपिटल बहुत कम होता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर यानी कि सिंगल ओनर के पास आपको यू गेट लो फंड, आपको लो फंड मिलता है, आपको फंड भी नहीं मिल सकता, हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो कोई आपको फंड क्यों देगा? ये सब ड्रॉबैक्स पड़ रहे हैं, ठीक है। दे आर पर्सनल एसेट्स, खुद का एसेट्स है जो भी है, ठीक है। दे यूज पर्सनल एसेट्स, वो घर का जो है एसेट यूज करते हैं, जो उनका खुद का है वही एसेट्स वो यूज करते हैं। ऐसा थोड़ा है कि बिजनेस में अगर वो कुर्सी ला रहे तो कहीं बिजनेस से लाए हो, नहीं, वो अलग से खरीद कर लाते, उनका पर्सनल चीज़ होता है। दे यूज दियर क्रिएटिविटी, खुद के थोड़ा सा माइंड वो लोग लगाते हैं, बिजनेस या प्रोफेशनलिस्ट को नहीं रखते हैं, तो थोड़ा सा ये भी दिक्कत है। ऑनर इज विजिबल, आप आसानी से देख सकते हैं ऑनर को, वो विजिबल है, सामने है, यानी कि उसका जो खुद ही जो है सारा काम कर रहा है वो, ठीक है। तो ये क्या अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है। क्यों नहीं है? अगर कोई और काम करता तो जो एक
होता, उन लोगों को सुपरवाइज करता, तो वो लोग अच्छे से काम करते। लेकिन यहाँ पे तो ये खुद ही सुपरवाइजर बना है, ऑन बियरर, खुद ही सब कुछ बियर कर रहा है। और देखिए इसका क्या है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर मान लीजिए इस पर कोई केस करता है प्रोडक्ट्स को लेकर, या फिर इसके ये जो लोन लेकर बिजनेस चला रहा है, अगर ये बिजनेस इसका नहीं चला तो ये खुद ही पे करेगा जो भी घाटा होगा, ठीक है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। और आउटसाइडर्स या फिर बैंक के पास योर पर्सनल एसेट्स में भी टेकन, आप खुद का एसेट्स भी लिया जा सकता है। आप बैंक से लोन लेकर रिटेल चला रहे हैं शॉप, और आप उसके लोन को नहीं चुका पाए, तो आपका जो है वो पर्सनल एसेट्स भी लिया जा सकता है जो उसमें प्रेजेंट है आपका। गोइंग कंसर्न डिपेंड अपॉन हिज हेल्थीनेस एंड स्पैन ऑफ लाइफ। कह रहा है कि कब तक चलेगा वो, उसका दुकान कब तक चलेगा, उसकी या तो तब तक जब तक वो अच्छा है, या फिर वो अपना जो भी मालिकाना है वो अपने बच्चे को दे दे, या फिर वो जब तक फिट है, तो ये तभी तक चलेगा। कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है इसका। अब देखिए ऑनरशिप, सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप कैसे। ऑनरशिप मतलब कि अपना ऑनरशिप किसी को दे भी सकता है कि तुम अब मालिक बन जाओ। एक तो हो गया कि बाई विल, खुद की समझ से, खुद से कह कर कि हाँ चलो भाई तुमको हम ऑनर बना दिए। या फिर हो सकता है वो मर गया, तब अगर वो मर जाता तो उसके बेटे को, उसके रिलेटिव्स को जाएगा। हाँ जनरली उसके बेटे को ही जाएगा या बेटी को। इन केस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विल, यानी कि अगर वो वसीयत नहीं बनाया है कि बेटी को जाएगा कि बेटा को, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप। कैसे ट्रांसफर होगा, एक तो होगा कि विल के अनुसार जैसा वो कहेगा वैसा, या फिर हो सकता है कि जो यहाँ पे एक्ट है 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके अनुसार उसका जो है ऑनरशिप किसी को दे दिया जाए। तो ये था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हम पूरा पढ़ें कि सिंगल ओनर है भाई, सिंगल ही चलाएगा, ठीक है, खुद ही हैंडल करेगा, खुद ही प्रॉफिट होगा तो शेयर करेगा, खुद ही लॉस शेयर करेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी अगर हो गया तो खुद ही पे करेगा, ठीक है। ये अपना मालिकाना ट्रांसफ़र भी कर सकता है। इसका टर्म थोड़ा सा छोटा होता है या बड़ा भी हो सकता है। टर्म छोटा क्यों होता है, जब तक ये अच्छे से चला रहा है तब तक ये चलाएगा। अब देखते हैं सेकेंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसका मतलब क्या है कि इक्वल ओनरशिप टू फैमिली मेंबर्स, ठीक है। फैमिली मेंबर्स जो होते हैं ना, इसमें इक्वल मेंबर होते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि जो हिंदू फैमिली है वो अनडिवाइडेड है, यानी एक साथ है, ठीक है। ये क्या होता है, ये फैमिली बिजनेस होता है, ठीक है। पूरी फैमिली मिलकर बिजनेस चलाती है। ये अनडिवाइडेड फैमिली होती है, अलग नहीं होती है, एक साथ ही चलाती है, ठीक है। अब देखिए देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप टू फैमिली मेंबर्स, करके एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी इक्वल मालिक हैं। ये एक बिजनेस होता है जिसमें हिंदू मेंबर्स जो हैं अपने फैमिली के वो बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली फॉर्म किया गया है। अब कहेंगे कि ऑटोमेटिकली कैसे, देखिए इट इज फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली विद इक्वल ओनरशिप टू डॉटर एंड वाइफ्स, जो भी बेटियां हैं, पत्नी हैं, इसके साथ, ठीक है, खुद इक्वल ओनरशिप दोनों को दिया गया है। ये बिजनेस जो है वो हिंदू फैमिली में पाया जाता है, जिसमें फैमिली मेंबर्स जो हैं सभी इक्वली ओनरशिप लेकर उसको चलाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ ब्लड रिलेशन, बेटा बेटी या उसका घर का ही कोई होगा तभी ये बिजनेस चलेगा। नो आउटसाइडर्स कैन डू सो, ऐसा कोई आउटसाइडर नहीं कर सकता। नाम ही है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि एक ही फैमिली होनी चाहिए। 3 जनरेशंस आर नीडेड टू परफॉर्म HUF, यानी लगातार 3 जनरेशन, बाबा फिर पापा और एक आप, यानी कि 3 जनरेशन हो गया। ये 3 जनरेशन की जरूरत होती है इसको चलाने के लिए, ठीक है। बाय बर्थ यू गेट इट, अगर आप जन्म ले लिए किसी हिंदू फैमिली में, ठीक है, और वो फैमिली बिजनेस चला रही है, कौन सा है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो आप भी उसके मेंबर बन गए, आप ही उसके शेयर होल्डर बन गए। शेयर होल्डर मतलब ओनर, सिंपली आप भी उसके ओनर बन गए। तो ये कुछ है इसका कंसेप्ट। और इसमें क्या है कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्यों, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसमें हिंदू फैमिली के लिए बिजनेस होता है, तो कोई मुस्लिम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मुस्लिम फैमिली कैन डू HUF थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, क्या फिर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट अगर हिंदू फैमिली अगर बनाना चाहती है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनको भी एम्प्लॉयमेंट इसमें दिया जा सकता है। लेकिन जनरली यहाँ पे सिर्फ हिंदू फैमिली मेम्बर्स ही ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए क्या, सेपरेट एंटिटी, मतलब ये एंटिटी जो है ना, देखिए इनकम टैक्स, इफ दे वांट टू शो देयर इनकम सेपरेटली, HUF कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी। मतलब देखिए जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो अपनी अलग अलग है वो टैक्स दिखा सकते हैं। जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो दिखा सकते हैं कि हाँ
हमारा इतना इनकम हुआ, हमारा इतना इनकम हुआ, वो अलग अलग दिखा सकते हैं। एचयूएफ कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी से, ये बहुत मेन पॉइंट है कि सैलरी की तरह वो नहीं कमाते हैं। वो उन लोगों का जो है वो इसमें ऑनरशिप होता है, तो वो सैलरी नहीं कमाते हैं, वो एक ऑनरशिप, एक शेयर कमाते हैं, ठीक है, एक प्रॉफिट। फर्स्ट जनरेशन आप शादी किए, सेकंड जनरेशन देखें तो आपके सिबलिंग्स चाइल्ड्स हैं, फिर कंसोर्टियम चाइल्ड के चाइल्ड, ठीक है, छोटा मतलब कंसोर्टियम किसे कहते हैं, जब बिजनेस जो है वो जुड़ जाती है बहुत छोटे बड़े, तो उसी प्रकार ये तीनों जनरेशन दिया गया। 3 जनरेशन की जरूरत होती है, तीनों जनरेशन यहाँ पे दिया हुआ। ऑल 3 जनरेशन सक्सेसिवली कॉल्ड HUF। ये 3 जो जनरेशन है ना, ये तीनों को ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा जाता है। ये टर्म क्या था कि वो लोग अलग अलग दिखा सकते हैं, सेपरेट एंटिटी, अपना इनकम टैक्स दिखा सकते हैं वो अलग अलग में जो भी मेंबर्स हैं। अब देखिए, एवरी मेंबर्स ऑफ हार्ड टुगेदर टू अर्न, सभी एक साथ बहुत हार्ड मेहनत करते हैं अर्न करने के लिए। लिमिटेशन क्या है इसका, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ये तो जान गए कि एक फैमिली के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है जिसमें सभी मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और खुद ही ये क्रिएट किए होते हैं। अब इनको बाई बर्थ दिया जाता है, लेकिन इसके लिमिटेशन है, जैसे ही आप जन्म लेते हैं आपको दे दिया जाता है, ठीक है। हम मान लीजिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जन्म लिए, अगर कोई बिजनेस चला रहा है, हम हिंदू हैं और कोई बिजनेस चला रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मेरे ही फैमिली मेम्बर्स में, और अगर मैं जन्म ले लिया यहाँ, या फिर मैं चला रहा हूँ बिजनेस और मेरा बेटा जन्म लिया, तो वो भी उसका मेंबर बन चुका है, ठीक है, वो भी मालिक बन गया उसका। बट सम फर्म्स ट्राई हार्ड टू गेट ओनरशिप, सब फर्म्स ट्राई हार्ड टू गेट ओनरशिप। क्या होता है कि कुछ फर्म्स जो होती हैं वो बहुत तगड़ी मेहनत करती है ओनरशिप लेने के लिए। देखिए, एन आउटसाइडर जो कि HUF में नहीं है कैन थिंक दैट ही वर्कड हार्ड टू गेट जॉब बट HUF मेंबर गेट इट बाय बर्थ। क्या कि कुछ बिजनेसमैन जो है वो कहीं बिजनेस में मालिक बनने के लिए बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, लेकिन HUF में क्या है, आप जन्म लिए और आप मालिक बन गए। जहाँ एक बिजनेसमैन को एक कहीं अगर उसको अगर बनना है किसी शेयर में मालिक, तो उसको कितना मेहनत पड़ता है, टर्म्स कंडीशन फुलफिल करना है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना है। लेकिन HUF में क्या, आप जन्म ले लिए ना, लीजिए आप मालिक बन गए वहाँ के। अगर HUF फैमिली में अगर आप जन्म ले लिए, बिजनेस चल रहा है, उसके घर में आप पैदा ले लिए, तो आप भी मालिक बन गए। तो ये लिमिटेशन है भाई, बाहर वाले को बहुत हार्ड मेहनत करना पड़ता है, उसको HUF मेंबर गेट इट बाई बर्थ, उनको जन्म से मिल जाता है, लेकिन बाकी जो हैं जो कि आउटसाइडर हैं उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और लिमिटेशंस देखिए कि कर्ता जो हेड होता है ना HUF का, उसे कहते हैं कर्ता, ठीक है। अगर HUF जो बिजनेस है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें जो हेड होता है एक मालिक होता है, मान लीजिए आपके पापा, तो वो उनको कहेंगे हम कर्ता, ठीक है। और उनका जो लाइबिलिटी होगा वो अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो हेड हैं, उनकी लाइबिलिटी हमेशा जो है वो अनलिमिटेड रहेगी, यानी कि उनका पर्सनल एसेट्स भी लिया जा सकता है, लेकिन आपका नहीं, आप तो फैमिली मेंबर्स हैं। अदर फैमिली मेंबर्स आर लायबल ओनली अप टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उनके पास कैपिटल है, ठीक है, जितना उनका अमाउंट है उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कर्ता यानी कि जो आपके पापा हो गए, उनको उनसे ज़्यादा भी लिया जा सकता है, उनका एसेट्स भी लिया जा सकता है। आफ्टर थर्ड जनरेशन इट में गेट इंड, हो सकता है कि 3 बार लगातार जो जनरेशन आपका आया उसके बाद ये ख़त्म भी हो जाए। अब देखिए इसमें ऑनरशिप कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बाय विल, बाय विल डॉक्यूमेंट ऑनरशिप ट्रांसफ़र करके, विल जो है वसीयत बनाकर हम दे देंगे कि ठीक है अब ये मालिक रहेगा। गोइंग कंसर्न अप टू फैमिली करके कब तक चलेगा, जब तक फैमिली चल रही है तब तक ये चल सकता है, ठीक है। इसका कोई टर्म्स नहीं है कि छोटा है कि बड़ा है। इनहेरिटेंस ऑफ लो HSA, ये जो एक्ट है कम्स इन अब्सेंस ऑफ विल करके, अगर अब्सेंस विल आप नहीं बनाए हैं, वसीयत नहीं बनाए कि हमारा ओनरशिप किसको दिया जाएगा, तो एक एक्ट है ये HSA 1956, वो इसमें आ जाता है और ये जो है भी ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है अपने एक्ट के तहत। इसका फुल फॉर्म है हिंदू सक्सेजन एक्ट, यानी कि हिंदू सक्सेजन एक्ट के तहत हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई जो है ये अपना ओनरशिप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। कब करेगा? जब अगर वो किसी वसीयत या विल को नहीं बनाया हो किसी पार्टिकुलर आदमी के बारे में कि हाँ इसको हम देंगे, अगर वो चीज़ नहीं मेंशन है कि किसको देंगे, तो उसमें ये वाला एक्ट आएगा जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदू सक्सेजन एक्ट 1956। तो यहाँ पे हम देख लें कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है जिसका जो मेन हेड होता है उसका जो है लायबिलिटी वो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो हेड है। और इसमें क्या है कि हिंदू की फैमिली मेंबर्स जो हैं वो बिजनेस करती हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ ऑनर के पास होता है।
और इनको बाय बर्थ मिल जाता है, लेकिन वहीं देख रहे हैं कि जो बिजनेस वाले होते हैं उनको काफ़ी मेहनत से ओनरशिप मिलता है। लेकिन अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले बिजनेस में जन्म लिए हैं तो आपको आसानी से मिल जाता है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। और इसको ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं आप, या तो आप विल पे कर सकते हैं, खुद से लिख करके हाँ इसको ओनरशिप दे देंगे हम मरने के बाद, या फिर जो है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट आएगा 1956 और ये बताएगा कि किसको मिलना चाहिए। तो ये तो हो गया सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अब थर्ड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, पार्टनरशिप। और उसको हम लिख कर आपको बताते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप ऑलरेडी पढ़ चुके तो आप काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन जानते हैं। देखिए थर्ड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हम किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पीपल ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मिलते हैं एक साथ एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे एग्रीमेंट भी होता है, ठीक है, एग्रीमेंट के थ्रू ये मिलते हैं फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। तो इसे ही हम पार्टनरशिप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप समझें तो दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। देखिए अच्छे से लिख कर दिखाते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक। और क्या होता है इनमें कि प्रॉफिट शेयरिंग होती है इन लोगों में, ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग होती है। और क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है इन लोगों के बीच में। और क्या होता है कि इसमें जो है वो म्यूचुअल एजेंसी होता है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि सभी एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑल आर सेम, ठीक है, ये म्यूचुअल एजेंसी है, कोई भी सेपरेट नहीं है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई अलग एंटिटी नहीं होती है, सभी सेम होते हैं, सभी इक्वल होते हैं। और क्या होता है इसमें, ये बिजनेस जो है ना इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्यों होती है इस चीज़ की भी बात हम करेंगे, पहले लिखते हैं अनलिमिटेड लिएबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्यों, क्योंकि सभी पार्टनर्स एक साथ आते हैं बिजनेस में और कहते हैं कि जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेज है वो हम शेयर करेंगे। तो इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इनकी पर्सनल एसेट्स भी लिया जा सकता है। अगर ये लोग बैंक से लोन लेते हैं बिजनेस चलाने के लिए और बिजनेस घाटे में चल जाती है तो इन लोगों को घर से भी चीज़ें देनी पड़ सकती है लोन चुकाने के लिए, ठीक है। और देखिए इनका जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ये जो है क्वाइट लेंदी होता है और थोड़ा सा क्या है इसको नॉट इजी नहीं होता, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा लोग ज्वाइन करते हैं कुछ बिजनेस करने के लिए, ठीक है, और प्रॉफिट उनका टारगेट होता है, तो इसे कहते हैं पार्टनरशिप। यानी कि इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग होता है दोनों में, मतलब जितने भी लोग हैं उनमें। और देखिए एग्रीमेंट वो लोग साइन करते हैं कि हाँ कितना कितना शेयर मिलेगा किसको। म्यूचुअल एजेंसी होता है, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है, वो लोग सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। बिजनेस या फिर एक पार्टनर सभी सेम है और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, इनका मतलब है कि जितना ये प्रॉफिट होगा ये तो सभी शेयर करेंगे, तो वैसे ही जितना लॉसेज होगा ये सभी शेयर करेंगे। और हो सकता है कि लॉसेज शेयर करते करते इनका सारा पैसा भी डूब जाए, फिर भी लॉस कम ना हुआ हो, तो इनका पर्सनल एसेट्स घर से भी यूज किया जा सकता है। और ये लोग ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, ये क्या अपने खुद की हक किसी और को दे सकते हैं, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। और देखिए क्यों लेंदी है, क्योंकि यहाँ पे सभी का कंसेंट चाहिए, ठीक है। जितने भी पार्टनर हैं, कंसेंट ऑफ ऑल, उसी के बेस पे आप किसी को ला सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। तो ये था टोटल बात पार्टनरशिप का। अब देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है। देखिए फोर्थ की बात करें, फोर्थ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है एलएलपी। एलएलपी देखिए पहला तो हम लोग पढ़े पार्टनरशिप, देखिए ये है पार्टनरशिप। और मान लीजिए ये होता है कंपनी। कंपनी में और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, कंपनी में क्या है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है, अनलिमिटेड। लेकिन कंपनी में क्या है कि कंपनी में लिमिटेड होती है, लिमिटेड लायबिलिटी।
पार्टनर्स अलग, कंपनी अलग, लेकिन यहाँ पे दोनों एक हैं। ये तो लिमिटेड जो है लाइबिलिटी उनका हट जाता है, यहाँ पे इनका अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। इसलिए इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में आया LLP, जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। वो क्या कहता है कि लाइबिलिटी लिमिटेड होगा, ठीक है, और कंपनी कि जैसे कि कंपनी में मेंबर्स जो हैं अलग हैं, वैसे ही इसमें अलग होंगे। मतलब LLP का पहला जो फीचर्स है कि लिमिटेड लायबिलिटी होगा, ठीक है। अब लायबिलिटी क्या हो गया, लिमिटेड। जैसे पार्टनरशिप में अनलिमिटेड था, अब वो लिमिटेड कर दिया गया। इससे सिंपल सा है कि इससे क्या कहा जाता है, इससे कहा जाता है कि मिक्सचर ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी, ठीक है। यानी कि इसमें जो है वो पार्टनरशिप का भी गुण है और कंपनी का भी गुण है, ओके, दोनों है, हाइब्रिड फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, ये है हाइब्रिड, हाइब्रिड फॉर्म कंपनी एंड दोनों का हाइब्रिड फॉर्म है। इसमें कंपनी का भी एक लक्षण है, ठीक है, और इसमें इसका भी लक्षण है। इसमें क्या होता है, जैसे कंपनी का लक्षण क्या है इसमें कि लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है, लायबिलिटी लिमिट कर दिया कि हाँ अब आपका लायबिलिटी पर्सनल एसेट्स नहीं लिए जाएंगे LLP में। और पार्टनरशिप में क्या है कि जैसे कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट दिया जाता है, वैसे आपको यहाँ भी प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और देखिए क्या है कि इसमें क्या है ना कि इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आपको अपॉइंट करना पड़ता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो कि आपके बिहाफ पे, ठीक है, एज ए मेजर काम करेंगे। यानी पार्टनर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, इसमें पार्टनर की अगर आप बात करेंगे तो पार्टनर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, एक या दो, जनरली दो ही, जो कि काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स, जो कि हेड ऑफ पार्टनर्स होते हैं, उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहते हैं, ठीक है। और देखिए क्या है कि ये तो जान गए कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ये भी जान गए कि दोनों के हाइब्रिड फॉर्म है और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की ज़रूरत होती है। और ये भी कह दें कि इसका मिनिमम अगर हम पर्सन्स की बात करें तो 2 से लेकर अनलिमिटेड मेंबर्स इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स, ठीक है। ये LLP क्या है, सिंपली देखिए, जो पार्टनरशिप ऑफ कंपनी दोनों को जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, कंपनी कहता था कि लायबिलिटी आपका लिमिटेड है, आपको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा सिर्फ शेयर, ठीक है, आपका जो डिविडेंड होता है वो दिया जाए। और वहीं पार्टनरशिप कहता था कि नहीं, आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आपको किसी हद तक आपका जो है वो एसेट्स यूज किया जा सकता है। लेकिन LLP क्या कहा कि चलो दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को कैसे वो जोड़ा, वो दोनों को इस प्रकार जोड़ा कि एक का प्रॉफिट तो रहने दिया, जैसे पार्टनरशिप में प्रॉफिट रहता था तो प्रॉफिट वो रहने दिया, ठीक है, देखिए। लेकिन वो क्या था कि लायबिलिटी जो अनलिमिटेड था उसको लिमिटेड कर दिया, यानी कि दोनों को फीचर्स हो गए, ठीक है। और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी ला दिया कि कुछ ऐसे पार्टनर्स होंगे जो सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे हेड होंगे, ठीक है, ओके। और हाँ, एक और बात कि इनका जो है वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है भाई, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब कुछ था LLP के बारे में। आई होप ये लिखना उतना ज़रूरी नहीं है, आपका समझना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आप जो सुने उस चीज़ को आप खुद से भी नोट कर सकते हैं। और हाँ, फिफ्थ जो आपका फॉर्म्स है, जो कि लास्ट फॉर्म है, वो है कंपनी। देखिए कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पहले समझिए आप, आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। ये क्यों है, क्योंकि इसे लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है, इसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, इसलिए ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, लेकिन पर्सन है। क्यों, क्योंकि इसके पास कॉमन सील है, कॉमन सील, खुद का एक सिग्नेचर है इसका, ये समझिए कि, ठीक है, एक कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है, तो ये तो क्रिएट किया गया तो ये तो आर्टिफिशियल हो गया, लेकिन ये पर्सन कैसे, इसके पास कॉमन सील है, खुद का इसका सिग्नेचर है, एक मुहर जो होता है वो है, ठीक है, तो ये कंपनी हो गया। और देखिए क्या है इसका फीचर कि इसका लायबिलिटी जो है ना वो लिमिटेड होता है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनी में क्या है कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है।
और सेपरेट लीगल एंटिटी जो कहते हैं वो इसमें पाया जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी है, सभी जितने भी इसके मेंबर्स हैं, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, सबका लिमिटेड लाइबिलिटी है। और सेपरेट लीगल एंटिटी है, फर्म अलग और वो मेंबर्स जो हैं वो अलग। कोई फर्म अगर कोई काम करता है तो उसके लिए जिम्मेवार मेंबर्स नहीं होंगे, कुछ मेंबर्स अगर काम करते हैं तो फर्म जिम्मेवार नहीं होगा, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी। अब देखिए इतना 3-4 टाइप्स तो हम जान गए, ठीक है। और भी देखिए इसका क्या है कि परपेचुअल सक्सेजन। परपेचुअल सक्सेजन इसका मतलब क्या है कि ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ठीक है। अगर मेंबर्स मर भी जाते हैं तो भी बिजनेस, ये जो कंपनी है वो मरेगी नहीं, ये चलती रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं फिर से, ये क्या है कंपनी? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। इसके पास खुद का इसका सिग्नेचर होता है। इसमें मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। और इसमें मेंबर और कंपनी दोनों अलग होता है, लेकिन हम पढ़े हैं कि फर्म में दोनों एक होते हैं। यानी कि जैसे कि फर्म कुछ गलती करता है तो उसके जो पार्टनर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। बिजनेस अगर कुछ कंपनी कुछ करती है तो उसके लिए मेंबर्स नहीं जिम्मेवार हैं। परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा भाई। अब देखिए इसके कुछ टाइप्स की बात करते हैं। देखिए इसके टाइप्स हैं, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी, एक तो ये हो गया, एक ही आदमी है जो कंपनी को चला रहा है, इसी के पास टोटल लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वन पर्सन कंपनी, ठीक है। ये हाल ही में 2013 में ही इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वन पर्सन कंपनी मतलब एक आदमी जो कंपनी चला रहा हो, ठीक है। अब देखिए डोरमेंट कंपनी क्या होती है? डोरमेंट कंपनी, तो डोरमेंट कंपनी जो है ये इस्टेब्लिश किया जाता है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। जो भी आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट करेंगे ना उसके लिए, ठीक है। ये कोई रेगुलर का बिजनेस नहीं है, इसमें आप एसेट्स रखते हैं, हेल्ड एसेट्स, ये एसेट्स को रखता है, ठीक है। तो मतलब आपका बिजनेस कोई और है, ठीक है। और ये जो डोरमेंट कंपनी है उसमें आप रखे हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट का सामान है, कुछ एसेट्स हैं, ये सब उसमें से आप लाते हैं जैसे कि वो गोदाम की तरह, और उस अभी आप यूज करते हैं तो उसे डोरमेंट कंपनी कहते हैं। जो कंपनी ये सब एसेट्स या प्रोजेक्ट्स रहती है फ्यूचर के लिए, ठीक है। वैसे ही एक और कंपनी है, वह स्मॉल कंपनी, सिंपल सा है स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी जिसका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम रहता है उसे हम कहते हैं स्मॉल कंपनी जनरल टर्म पे। तो ये जो है वो स्मॉल स्केल का होता है, ठीक है। स्मॉल स्केल कंपनी, जिसका स्केल यानी कि लेवल कम होता है थोड़ा सा, उसे स्मॉल स्केल कंपनी कहते हैं। और देखिए अब देखिए अगला है प्राइवेट कंपनी। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राइवेट कंपनी। और एक और है पब्लिक कंपनी, यानी कि सरकारी। पब्लिक मतलब सरकारी कंपनी। तो देखिए पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में मेजर डिफरेंस है, ये प्राइवेटली ओन्ड होता है, ठीक है। प्राइवेटली ओन्ड। और ये क्या होता है? ये होता है गवर्नमेंटल ओन्ड, इसे सरकार ऑन करती है। 200 मेंबर्स रह सकते हैं, और इसमें 2 अनलिमिटेड, इसमें 2 अनलिमिटेड मेंबर्स रहते हैं। इसमें क्या है कि क्योंकि ये प्राइवेटली ओन्ड है, ठीक है, तो इसमें अगर डायरेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो डायरेक्टर्स वो 2 होते हैं, डायरेक्टर्स 2 होते हैं। और इसमें डायरेक्टर्स 3 होते हैं, सरकारी है, ठीक है। और भी अगर इनमें हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें तो क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किस चीज़ में इंगेज हो। ये कुछ कमिटी में या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब की जो कमिटी होती है, ये सभी में इसको इंगेज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको कमिटी जो है ना वो ज़रूरी है।
कमिटी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, उसमें नहीं है इसमें नहीं है। तो देखिए प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेटली ओन्ड है, ठीक है, उसमें 2 से 200 तक मेंबर आ सकते हैं, 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, और वहाँ पे कोई कमिटी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो भी कमिटी बनती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे प्राइवेट कंपनी कहते हैं। और गवर्नमेंट कंपनी जिसे गवर्नमेंट चला रही हो 2 से लेकर अनलिमिटेड मेंबर्स आ सकते हैं, डायरेक्टर्स 3 हो सकते हैं, और कमिटी यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। तो ये जो है वो टोटल आपका वो चैप्टर हुआ, चैप्टर 1 कंप्लीट, जो कि लगभग 1 घंटे 20 मिनट तक लिया होगा टाइम, इससे ज़्यादा नहीं लिया, और इतने में वो कंप्लीट हो गया। और एमसीक्यू देखें तो टोटल जो है इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिसको 5 से 10 मिनट में आप पूरा पढ़ सकते हैं आराम से। 27 इसमें लगभग कितने 31 इसमें एमसीक्यूज़ हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, और इस पर भी वीडियोज़ आएगी।